बहुत सारे चैप्टर, बहुत सारे टॉपिक्स आपके सामने आ जाते हैं एग्जाम से एक दिन पहले। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बहुत कंफ्यूजन रहता है। इफ यू वांट टू बी ए टॉपर, डोंट मिस दिस वीडियो। जी हाँ, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। अरे टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने आज की इस नए बेहतरीन वीडियो में। जी हाँ, आप सभी की डिमांड पर हम लेकर आए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे टॉप 50 रासायनिक विज्ञान कक्षा 11 की टॉपिक्स। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि क्लास 10 से क्लास 11 में जब हम आते हैं तो हमारा सिलेबस अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान रहे, टॉपर वही बनते हैं जो इतनी सारी चीज़ों में से एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले वो क्या करते हैं, उन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं जो उनके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और हमेशा आते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ों को वो पढ़ते हैं जिससे वो टॉप कर जाते हैं, चाहे कितना ही कठिन से कठिन, कितना ही बड़ा से बड़ा सिलेबस क्यों ना हो। तो आपको भी अगर टॉप करना है, अगर आपको भी अच्छे मार्क्स लाने केमिस्ट्री में, तो आज की इस वीडियो को पूरा जोर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इतने बड़े केमिस्ट्री का जो आपका दोस्तों सिलेबस है, उसमें से हर एक चैप्टर के दोस्तों आपको महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताएंगे जिन्हें आपको क्या करना है, कवर करना है, जिन्हें आपको पढ़ना है। और आप देखोगे उसी में से टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और 100 आउट ऑफ 100 उसको सॉल्व करके ही आओगे। ओके, तो इस वीडियो को पूरा जोर देखिएगा। कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक पढ़ना है, कौन सा न्यूमेरिकल्स, किस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हमें देखने आएंगे, कैसे क्या करना है एग्जाम में, चाहे हाफ ईयरली हो चाहे वो आपका फाइनल ही क्यों ना हो, सारा एग्जाम आपका जाएगा जबरदस्त केमिस्ट्री का, क्योंकि आप आए हो आपके ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन शस्त्र। ओके, तो प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल का सपोर्ट करो और इस वीडियो का 1 लाइक तो आप कर ही सकते हो और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंचे। और आज की इस बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। बच्चों को पता ही नहीं कि हमारे केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, आपके जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं, पार्ट 1 फिजिक्स, पार्ट 1 केमिस्ट्री में आपका चैप्टर पहला है वह है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा है। सेकंड चैप्टर है आपका परमाणु संरचना। तीसरा चैप्टर है वो आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और गुणधर्म में आवर्तिता। उसके बाद चौथा चैप्टर आपको पढ़ना है वह है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। उसके बाद 5वां चैप्टर आपका ऊष्मागतिकी है। 6वां चैप्टर है आपका साम्यावस्था। ओके, फिर पार्ट 2 केमिस्ट्री में हम आते हैं। तो पार्ट 2 केमिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर है आपका वो है अपचय योपचय अभिक्रिया, जिसे रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। और उसके बाद सेकंड चैप्टर आपका है फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट 2 में, वह है आपका कार्बनिक कार्बनिक रसायन एवं सिद्धांत है। ओके, उसके बाद थर्ड चैप्टर आपका पार्ट नंबर 2 केमिस्ट्री में है, वो आपका है हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद ये आपका केमिस्ट्री का खत्म हो जाता है। बस यही इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अगर टोटल चैप्टर देखें तो 6 पार्ट 1 में, 3 हमारा पार्ट 2 केमिस्ट्री में, टोटल 9 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो घबराइए मत, सभी चैप्टर को हम आपको बताएंगे क्या क्या आपको पढ़ना है, कहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, कहाँ से थ्योरी आता है, सब देखेंगे। तो चलिए, जो आपका सबसे पहला चैप्टर है यस, रासायनिक विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। ओके, इस चैप्टर को देखते हैं। जो पहला चैप्टर है, आखिर इसमें से हमें क्या पढ़ना है। और हम आपको पढ़ाने से पहले बता दें, कई बच्चे हाफ ईयरली का एग्जाम दे रहे होंगे अभी, या फिर हाफ ईयरली का एग्जाम का चलने वाला हो, कई होगा खत्म हो गया होगा वार्षिक। तो वार्षिक जो परीक्षा देने वाले उनको क्या करना है, केवल यहाँ से स्टार्टिंग का 2 चैप्टर आप नहीं पढ़े। स्टार्टिंग के 2 चैप्टर जैसे रासायनिक विज्ञान की मूलभूत अवधारणा और एवं परमाणु संरचना, इन 2 चैप्टर को आप नहीं पढ़े, जिससे आपका लोड कम हो जाएगा, क्योंकि इन 2 चैप्टर से आने की पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि हाफ ईयरली में ऑलरेडी पूछ लिया जाता है इन चैप्टर से भर के सवाल। ओके, तो ये आपके लिए फायदा हो जाएगा वार्षिक परीक्षा जो देने वाले स्टूडेंट है। ओके, लेकिन जो हाफ ईयरली का एग्जाम देने वाले, तो भाई साहब उनको तो पढ़ना ही है चैप्टर। भाई हाफ ईयरली वाला एग्जाम में कहाँ से आएगा, इन्हीं चैप्टर में से आएगा ना स्टार्टिंग के, तो आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चैप्टर है उसमें से हमें क्या आपको ध्यान में रखना है, क्या आपको पढ़ना है इस चैप्टर में से। सबसे पहले ये देख लेते हैं, इतने बड़े चैप्टर में से आप केवल क्या करो, यहाँ पर सबसे पहले जो टॉपिक है एग्जाम के पहले, आप रासायनिक संयोजन के नियम को अवश्य देखें एवं मोल कॉन्सेप्ट को देखें। मोल कॉन्सेप्ट हमारा सिंपली क्या होता है, कोई भी हमारे लोग की संख्या केवल निकालना, ये होता है मोल कॉन्सेप्ट का मतलब। इसमें कोई थ्योरी नहीं है कि हाँ मोल कॉन्सेप्ट समझाइए, कोई थ्योरी नहीं आता है, केवल आपको ये पढ़ना है कि यार मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। ओके, ये आपको सीखना है मोल कॉन्सेप्ट में। और थ्योरी के लिए आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, सबसे पहले रासायनिक संयोजन के जो नियम है, आपकी स्टार्टिंग के 3 या 4 या 5 नियम है, उनको आपको पढ़ना है इस चैप्टर में से। ओके, तो ये हम आपको क्या बता रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एग्जाम के पहले आपको इन्हें जरूर देख लेना है फ्रेंड्स। ओके, बाकी कुछ आप देखो या ना देखो,
इसका मतलब ये नहीं है कि केवल इस चैप्टर में आप यही पढ़ोगे, चैप्टर तो आप पूरा पढ़ोगे, लेकिन एग्जाम से पहले इन टॉपिक को हाईलाइट जरूर कर ले। इन टॉपिक को पढ़ना ना भूले, इन टॉपिक को याद करना ना भूले। ये नहीं कि सब पढ़ लिया, ये हमने पढ़ा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा। ओके, समझ रहे हो बात को ना। तो चलिए, ये पहले आपको पहला जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो गया इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में सेकेंड चीज़ आपको क्या पढ़नी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में हमेशा देखा गया है, इससे आता है फ्रेंड्स इस चैप्टर में से, वह है मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, अणु सूत्र क्या होता है। ओके, इसको आप देख लेना है फ्रेंड्स। ओके, इन टाइप करिए और एजुकेशन शास्त्र लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप पढ़ भी सकते हो यूट्यूब से भी हमारे वीडियोस की हेल्प से। ओके, तो आपके लिए दो चीज़ें आपको मालूम चल गई कि कैसे क्या पढ़ना है एवं कहाँ से पढ़ना है, ये भी हमने आपको बता दिया। उसके बाद तीसरा आपको ध्यान में पढ़ना है यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। बस इसको आप थ्योरी देख ले फ्रेंड्स। वैसे उतना जरूरी नहीं है ये टॉपिक, लेकिन हमने आपको लिख दिया है, कई एग्जाम में 1-2 नंबर पूछ सकता है कि सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हम आपको बता दे रहे ये है, एवं दोस्तों आपका ये है यहाँ पर। ओके, जो हम स्टार बनाते रहे वो समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट में से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीवीएमपाई। ओके, उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक है वो आपका सांद्रता के पंत्र। भाई अगर इस चैप्टर में आपको इसको नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा फ्रेंड्स, समझ लीजिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रासायनिक सांद्रता के पद। इससे आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है सांद्रता के पद, जो आपको पता होंगे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आपका क्या होता है, सबसे पहला, जी हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मोलरता होता है सर। उसके बाद आप बताइए सेकंड क्या होता है। सेकंड तो सर हमारा क्या होता है, मोललता होता है फ्रेंड्स। ओके, इन दोनों का नाम थोड़ा आपको सिमिलर लग रहा है, लेकिन देखिए यहाँ मोलरता, ये है मोललता। थर्ड आपका हो गया फ्रेंड्स सांद्रता के पद में आपका। उसके बाद आप देखते हो कि नार्मलता होता है फ्रेंड्स, नार्मलता फ्रेंड्स। उसके बाद जो फोर्थ आपका होता है यहाँ पर सांद्रता के पद में, वो आपका भार प्रतिशत हो जाता है। लेकिन आपको सांद्रता के पद में एग्जाम के पहले क्या पढ़कर जाना है, ये मोलरता क्या होता है, वो मोललता क्या होता है, एवं भार प्रतिशत क्या होता है। अगर आप नार्मलता को छोड़ भी दो तब भी आपका चल जाएगा, लेकिन इन 3 चीज़ों को जरूर आपके पढ़िएगा कि ये मोललता क्या होता है, मोलरता क्या होता है। और इन पर जो आपके न्यूमेरिकल्स है उसका भी देख लेना है, क्योंकि यार हाफ ईयरली में आपको चांसेस होता है यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ ले। हाफ ईयरली एग्जाम में, ईयरली में नहीं आ सकता है इसमें न्यूमेरिकल्स। केवल आपको क्या करना है, अगर आप हाफ ईयरली का एग्जाम दे रहे हो, हाफ ईयरली का, तो आप क्या करो, इस चैप्टर के ये इससे रिलेटेड क्या कर लो, न्यूमेरिकल्स को आप जरूर सॉल्व करके जाएं हाफ ईयरली के एग्जाम में। लेकिन ईयरली के एग्जाम में नहीं जाइएगा, क्योंकि हाफ ईयरली में नहीं आता है यहाँ से न्यूमेरिकल्स, केवल हाफ ईयरली में पूछा जाता है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 1 हमने देख लिया। वीडियो लंबी होगी, लेकिन हर एक चैप्टर को हम अच्छे से क्लियर करते जाएंगे। वैसे बताएं इसका नोट्स आपको, जो नोट्स है आप घबराइए मत, नीचे हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छी तरीके से बना कर दे देंगे, वहां से आप क्या करें, नोट कर लीजिएगा लास्ट में। ओके, वैसे अभी अब हमारे साथ समझते चले क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। उसके बाद लास्ट में आप नोट्स द्वारा डाउनलोड कर उस लिंक से आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सो नाउ लेट्स टू द नेक्स्ट चैप्टर, परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये आपका सेकंड चैप्टर है फ्रेंड्स केमिस्ट्री का। ओके, इस चैप्टर को हम देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 में केवल हमने 4 आपको चीज़ें बताई, टॉपिक आपको जो पढ़ना है। उसके बाद जो 5वां टॉपिक हम आपके लिए है यहाँ पर परमाणु संरचना में, वह है क्या आपको पढ़ना है, रदरफोर्ड एवं बोर का परमाणु मॉडल। आपका थॉम्सन का भी परमाणु मॉडल है, उसको आपको नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स। ओके, उससे सवाल नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन नहीं आता है। केवल आपको रदरफोर्ड एवं बोर के परमाणु मॉडल को आपको जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर आपको स्टार भी बना देते हैं। ओके, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इस पर वीडियो भी हमने बना रखी है यूट्यूब पे, बस आप कोई भी टॉपिक पढ़ना हो सर्च करिए, हमारा चैनल का नाम जोड़िए, आपको तुरंत मिल जाएगा वो वीडियो हर एक टॉपिक का। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर 6 जो टॉपिक है आपका परमाणु संरचना में, वह क्या है, आपका छोटे छोटे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये समस्थानिक क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं फ्रेंड्स। ओके, इनमें से समस्थानिक जरूरी आपको पता ही होना चाहिए। उसके बाद सम इलेक्ट्रॉनिक आपको पता होना चाहिए। समभारिक क्या होता है फ्रेंड्स, ये और इनकी पहचान करना। ये नहीं कि 1-2 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बताओ इन तत्वों में से कौन सा समस्थानिक है, इन तत्वों में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक है, ये आपको पूछा जाता है। और कई बार थ्योरी में भी 1-2 नंबर का चिपका देता है साइड में, तो आपको पता होना चाहिए, इतना नॉलेज आपको होना चाहिए इनके बारे में, तो इसलिए हमने आपको बता दिया। उसके बाद आपको देखना है वह क्या है, पॉली एवं हुंड का नियम, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, डी ब्रॉगली समीकरण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण जो है, हम आपको थ्योरी जो आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, कई आपने देखा होगा कई सारे इसमें नियम है, परमाणु संरचना नामक चैप्टर में कई सारे नियम है। तो आप नियम कौन कौन से पढ़ लो। यहाँ पर पॉली का नियम क्या है, हुंड का नियम क्या है, जिसमें इस हुंड का नियम आपका क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। ओके, वैसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत उतना नहीं पूछा गया है, लेकिन आप क्या करो, इस थ्योरी के पार्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लो। ओके, उसके बाद चलते हैं एक टॉपिक में, वह क्या है आपका क्वांटम संख्याएं। सभी क्वांटम संख्याएं क्या होती है, एन क्या होता है, एल एम एन एस, ये सभी आपको पता होना चाहिए। क्वांटम संख्याएं
कौन कौन सी होती है, वो क्या क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको पढ़ लेना है इस चैप्टर में। 8वां टॉपिक यही आपका है। उसके बाद 9वां डी ब्रोगली का समीकरण, क्योंकि हमने बताया गया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है, तो इसको अलग से भी हमने लिख दिया कि डी ब्रोगली समीकरण आपको पढ़ना है। डी ब्रोगली समीकरण आखिर है क्या, क्या कहना चाहता है, इन डिटेल में आपको देख लेना है फ्रेंड्स। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से 4 लाइन पढ़ लिया हो गया, डिटेल में आपको पढ़ना है कि कैसे कैसे समीकरण निकला, उस समीकरण से कैसे कैसे न्यूमेरिकल से कर लेने हैं फ्रेंड। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। ओके, बाकी अगर आपको पढ़ना हो तो आप यूट्यूब से डायरेक्ट पढ़ सकते हो। हमारे यूट्यूब पे हमने डाल रखा है इन सभी से यूट्यूब वीडियोस भी सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर। ओके, फिर उसके बाद 10वां क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, तत्वों का, आयन का, इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। जैसे सोडियम का तो कई लोग लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन वही हम कह दें कि आप लिखो कैल्शियम +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो तो नहीं आएगा, यही हो गया दिक्कत ना। लेकिन एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, तो आपको तत्वों का भी लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, एवं आयनों का भी सीखना है। कहाँ से सीखेंगे सर, यूट्यूब पर वीडियो है ना हमारी, सर्च करिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाले, एजुकेशन शास्त्र, मिल जाएगा आपको वीडियो। ओके, तो ये पूरा का पूरा 2 चैप्टर आप 10 टॉपिक में यहाँ पर फिनिश कर लोगे आसान तरीके से, अगर एक एक टॉपिक आप रोज पढ़ते चलो। ओके, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर 3rd चैप्टर जो है आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जिसमें से सबसे जो आपका है टॉपिक पहला हमने लिया हुआ है, जिसे आप 11वां हमारा होगा टॉपिक यहाँ पर 10 के बाद 11वां तीसरे चैप्टर में फ्रेंड। 3rd चैप्टर में वह है आपका मेंडलीव का एवं आधुनिक आवर्त सारणी का नियम आपको पढ़ लेना है, पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है। एवं जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, जो आधुनिक हम पढ़ते हैं भाई साहब, वो आधुनिक सारणी, उन दोनों को ही आपको क्या करना है, कंप्लीट पढ़ना है, जिसमें से ओके बस यही 2 आप क्या करो, आसानी तरीके से आराम से अच्छे तरीके से नोट्स में से मेंडलीव एवं आधुनिक आवर्त सारणी को अच्छे तरीके से पढ़ लो। क्या इन्होंने आवर्त अपना नियम दिया था, इनकी आवर्त सारणी की क्या विशेषता थी, क्या इनकी आवर्त सारणी की कमी थी, बस ये आप देख लेना बस। ओके, उसके बाद आपका जो है 12th टॉपिक वही विकर्ण संबंध क्या होता है। 3 से 4 नंबर पर 3 से 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार आपके पता है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको भी आप देख लीजिएगा इस चैप्टर में ही। ओके, उसके बाद जो आपका 13 टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, वो आपको क्या है, 4 ब्लॉक है आपके आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें देखोगे कि 4 ब्लॉक्स है, तो उन चारों ब्लॉक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक आखिर है क्या, उसके बारे में जो विशेषता है आपको पढ़ लेनी है फ्रेंड्स। ओके, अगर आप चाहते हो इसमें से भी महत्वपूर्ण चीज़ बताना तो आप केवल एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक के तत्वों की क्या कर लो, विशेषता पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा फ्रेंड्स। छोटे छोटे चीज़ें हैं कि एस ब्लॉक के तत्व में अधिकतर हमारी धातुएं पाई जाती हैं, पी ब्लॉक में तत्व में धातु, अधातु, उपधातु तीनों पाई जाती हैं। तो ये छोटे छोटे 4 पॉइंट अगर आप दोनों में पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा आसान तरीके से। उसके बाद आपका जो 14 टॉपिक है वह है तत्वों के परमाणु क्रमांक द्वारा आवर्त सारणी में उनकी स्थिति ज्ञात करना। वीवी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपका एग्जाम में आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा कि भाई ये बताओ, ये जो कि कोई भी परमाणु क्रमांक वाला तत्व दे दिया, मान लीजिए 15 है परमाणु क्रमांक तत्व, तो आपको बताना है कि ये परमाणु क्रमांक वाला तत्व आवर्त सारणी में किस ग्रुप में है, किस समूह में है, किस आवर्त में है दोस्तों, ये आपको बताना होता है। तो ये कैसे बताया जाता है, तो ये आपको पढ़ लेना है फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हो तो हमने पढ़ा रखा है, आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर फ्रेंड्स। ओके, ये सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर इस चैप्टर में। उसके बाद है परमाणु त्रिज्या क्या होती है एवं इसके प्रकार, तो ये है यहाँ पर, ये भी आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट कह सकते हो, आने का चांस है इसका इस चैप्टर में से। ओके, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उस पर हमने स्टार बनाई दिया है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर हमने यहाँ पर स्टार बनाई दिया, आपको पढ़ के ही जाना होगा। ओके, बाकी समय है तो आप इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद 16वां टॉपिक देख सकते हो, हमने स्टार बनाया अर्थात कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आवर्त सारणी में कुछ गुणधर्म एवं उनकी आवर्तिता, यानी आवर्त सारणी में आगे पीछे जाते हैं तो उनके गुणधर्म कैसे कैसे बदलते जाते हैं, वे मतलब होता है इसका आवर्तिता का। जैसे यहाँ पर आयनन ऊर्जा हो गया जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो गया जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही 2 चीज़ें हैं गुणधर्म में आवर्त सारणी में, जो कि हमेशा आपके परीक्षा में इन्हीं 2 गणों में से पूछा गया है। अगर पूछा गया एक भी पद सवाल तो आयनन ऊर्जा एवं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से ही पूछा गया है, और आपका विद्युत ऋणात्मकता, बस इन्हीं 3 चीज़ों में से पूछा गया है। लेकिन चौथा हमने लिख दिया है, क्या पता दिमाग फिर जाए एग्जामिनर का और आपको दे दे धातु अधातु की क्रियाशीलता पर आधार पर बताइए कि ये क्या होते हैं, इनकी आवर्त सारणी में कैसे घटते बढ़ते हैं, बाएं से दाएं ऊपर से नीचे जाने पर। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर 4 हमने केवल लिख दिए, उन्हीं चैप्टर को आप देख लो। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 4 में जो आपका 17वां टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, यहाँ पर सबसे पहला इस चैप्टर में वह संयोजकता आबंध सिद्धांत आखिर है क्या, हाफ वैली में ये पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में। ओके, उसके बाद जो 18वां टॉपिक आपका है
संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको पता है ना, कोई भी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में पढ़ लेना है कैसे हम निकालते हैं। कोई भी तत्व हमने लिख दिया, मान लीजिए नाइट्रोजन, इसके बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो आपको निकालना आना चाहिए। उसके बाद लुईस संरचना कैसे बनाते हैं, जैसे कोई भी तत्व हमने लिख दिया यहाँ पर NH3, तो यहाँ पर इस एलिमेंट इस यौगिक का आपको लुईस संरचना दे दिया एग्जाम में बनाने के लिए, तो आप बना सकते हैं। ये आपको पढ़ना पड़ेगा कैसे बनाया जाता है। वैसे हमने बना रखा है वीडियो आसान तरीके से, जिसमें हमने केवल 4 स्टेप्स में बताया कि कोई भी कंपाउंड आपके सामने आ जाए उसका लुईस स्ट्रक्चर आप बना सकते हो चुटकियों में। तो वीडियो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम आपको दे देंगे और आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो। उसके बाद आपका है यहाँ पर 19th टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, रासायनिक आबंध के बारे में। क्या रासायनिक आबंध कौन कौन से होते हैं, जो कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर पहला हमने लिखा है, यहाँ पर देख लीजिए रासायनिक आबंध आपको पढ़ना ही पढ़ना है यहाँ पर इसको मिस नहीं करना है। इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण आपका यही है, इसको नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो रासायनिक आबंध में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर सहसंयोजक बंध पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सहसंयोजक आबंध क्या होता है, इसके गुणधर्म क्या क्या होते हैं, एवं सहसंयोजक यौगिक किसे किसे कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, इसके लक्षण क्या होते हैं, ओके, ये आपको देखना है। उसके बाद इसी सहसंयोजक आपका बंध में क्या आता है, VSPR थ्योरी आता है, वैलेंस शेल पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, ये आपको पढ़ना है फ्रेंड इसी सहसंयोजक बंध में। देखिए ये बड़ा टॉपिक है, बड़ा चैप्टर में, इसलिए हमने आपको बता रखा है टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है कि रासायनिक आबंध पढ़ना है, उसमें सहसंयोजक बंध में आपको क्या पढ़ना है, इसकी गुणधर्म पढ़ना है, क्या है ये, इसका गुणधर्म कौन कौन सा है, सहसंयोजक यौगिक कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद आपको इसी में क्या पढ़ना है, VSPER थ्योरी पढ़ना है जो आपका है, और संकरण को पढ़ना है, संकरण कैसे निकाला जाता है फ्रेंड, किसी भी यौगिक में संकरण कैसे निकाला जाता है ये पढ़ना है। तो ये आपका सहसंयोजक बंध आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो आप पढ़ोगे रासायनिक बंध में वह क्या है, आयनिक बंध। आयनिक बंध कौन कौन से होते हैं, इसके गुणधर्म क्या होते हैं फ्रेंड्स। ओके, 4 पॉइंट के होते हैं। उसके बाद इसमें आपका क्या है, एक फजान का नियम है छोटा सा, उसको आपको देखना है। उसके बाद आपका आयनिक बंध यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ओके, तो आप रासायनिक बंध में इन्हीं 2 चीज़ों को पढ़ लोगे ना, इतना आपके लिए काफ़ी है, ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बस इन्हीं 2 चीज़ों में से आपका आता है परीक्षा में प्रश्न। और जो थर्ड है आपका है रासायनिक आबंध में होता है आपका सहसंयोजक यौगिक। ओके, इनमें आप क्या पढ़ लो कि भाई इनका जो सहसंयोजक आखिर होते क्या है भाई, कि ये आप पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा। लक्षण आप पढ़ो या ना पढ़ो बस कोई दिक्कत नहीं है, बस आप पढ़ लो सहसंयोजक यौगिक आखिर होते क्या है। कुछ उदाहरण हो गया, जैसे आपका H2O2 हो गया, इसमें सहसंयोजक आबंध पाया जाता है फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर आपका हो गया O3, इसमें सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। ये कुछ उदाहरण हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर सहसंयोजक यौगिक का, ये आप देख लो, बस आपका काम हो जाएगा। लेकिन डिटेल में आपको आयनिक यौगिक एवं सहसंयोजक आबंध को पढ़ना है इस चैप्टर में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद इसी चैप्टर में आपका जो 20 टॉपिक है बताया दो बच्चों, ये चैप्टर का बहुत बड़ा है, लेकिन हमने आपको जिस सीक्वेंस से बताया है कि इस तरह आपको ये पढ़ना है फिर उसके बाद ये पढ़ना है, उस तरीके से आप पढ़ते जाओ, टारगेट लेकर एक एक टॉपिक। ये बड़ा सा बड़ा चैप्टर भी आपके लिए आसान हो जाएगा, अच्छी तरीके से आप इस चैप्टर को भी आसानी तरीके से कंप्लीट कर लोगे। ओके, तो इतना सब पढ़ने के बाद आपको दूधू आगुड़ को पढ़ना है, केवल 2 लाइन का है, 2 लाइन में आप इसको समाप्त कर सकते हो। ओके, 20 वाला टॉपिक बस 2 लाइन में। ओके, उसके बाद आपका क्या है यहाँ पर सिग्मा व पाई बंध क्या होता है, ये भी भाई साहब 2 लाइन का है। 2 लाइन में आप समझ सकते हो कि सिग्मा बंध क्या होते हैं, पाई बंध क्या होता है, कैसे कैसे सिग्मा बंध बनता है, पाई बंध बनता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और सिग्मा बंध पाई बंध की कैसे गणना की जाती है भाई, ये तो सबको पता होगा कैसे गणना की जाती है। कोई भी कंपाउंड लिख दिया CH4, बताओ इसमें सिग्मा बंध कितने हैं, हमने लिख दिया आपका C2H4। ओके, इसमें बताओ सिग्मा बंध कितने हैं, पाई बंध कितने, ये सब आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट दे सकता है कि पूछ सकता है ये सब चीज़ें। ओके, उसके बाद जो आपका है दोस्तों बस समाप्त हो जाएगा एक चैप्टर, बस 2 टॉपिक्स यहाँ पर है। सबसे पहला जो लास्ट का 2 टॉपिक है वो है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये है आपका उसके बाद है आबंध दूरी, आबंध क्रम एवं आबंध ऊर्जा, 2 लाइन का ये तीनों है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में आपको दे सकता है शॉर्ट 1-2 नंबर में कि ये इनकी परिभाषा लिखो, तो आपको पता होना चाहिए कि आबंध दूरी क्या होती है। कोई भी 2 आबंधित परमाणु हुए तो उनके नाभिक से उनके नाभिक के बीच की दूरी आबंध दूरी, आबंध क्रम एवं आबंध ऊर्जा, ये भी आप देख लोगे 2 लाइन का ही है आपका। ओके, उसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आपको स्टार बना देते हैं, और दूधी आगुड़ आपका सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद सिग्मा एवं पाई बंध सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन टाइम है तो जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपका दोस्तों 1% भी नंबर मिस ना हो।
तो 4 चैप्टर यहाँ पर खत्म होते हैं। जब भी आपका होगा हाफ ईयरली एग्जाम तो इन्हीं 4 चैप्टर में से पूछा जाएगा, या फिर 3 चैप्टर में से स्टार्टिंग में से पूछा जाता है हाफ ईयरली एग्जाम में, 3 या 4 चैप्टर स्टार्टिंग के। उसके बाद दोस्तों जो आपका चालू होता है वो उष्मागतिकी चैप्टर नंबर 5, टेंशन फ्री होकर उष्मागतिकी को पढ़ना है। भले ही पिछले के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर अब थोड़ा सा दिमाग से हल्का हो जाएगा, 2-3 चैप्टर स्टार्टिंग के, तो आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि ये चैप्टर से दोस्तों आपके जो सवाल होते हैं, क्वेश्चन होता है, वह ज़्यादातर ईयरली परीक्षा में एग्जामिनर देता है। ईयरली में ये आने का चांसेस होता है, क्योंकि स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर हाफ ईयरली में पूछ लेता है, तो पूछेगा कहाँ से आप ईयरली में, वो आपका इसी चैप्टर में से आता है। तो एक एक करके हम हर एक टॉपिक को देखते हैं फ्रेंड्स आपके सामने। तो एक एक करके हम क्या करते हैं, हर एक टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें आपको पढ़ना है वो निकाय क्या होते हैं एवं इसके प्रकार क्या होते हैं। जैसे आपका बंद निकाय हो गया, खुला निकाय हो गया फ्रेंड्स, ओके। एसोसिएटेड सिस्टम, इस तरह के सिस्टम को आपको पढ़ लेना, निकाय होता है क्या, इसके प्रकार को देख लेना। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पर उष्मागतिकी के 3 नियम। उष्मागतिकी के एक भी नियम को नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स। उष्मागतिकी का शून्याङ्क नियम भी पूछा जा चुका है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम भी पूछा जा चुका है परीक्षा में, द्वितीय नियम भी पूछा जा चुका है, उष्मागतिकी का हर एक नियम एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोई ना कोई नियम 100% आपका एग्जाम में पूछा ही जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद जो आपका है यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, इंथैल्पी क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, इंट्रोपी क्या होता है, गिब्स ऊर्जा, गिब्स एनर्जी क्या होती है, एवं जो आपका इसमें संबंध होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फ्रेंड्स, ओके। माइनस का टी आपका टेम्परेचर होता है, चेंज इन इंट्रोपी या इंट्रोपी में परिवर्तन होता है फ्रेंड्स, ओके। तो इस क्रम से इस चीज़ को इन चीज़ों को आप क्या करना है, इस चैप्टर में से पढ़ लेना है। इसमें से ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके बाद आपका ये आपका फ्रेंड्स, ओके। तो और एग्जाम में इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी कई बार देखने को मिले हैं। न्यूमेरिकल्स आपको क्या करना है, कहाँ से सॉल्व करना है सर, इस चैप्टर में जो आपका प्रथम नियम है ना, प्रथम नियम जो आप पढ़ोगे तो इसमें आपको एक सूत्र मिलेगा, डेल्टा बनता है, उस सूत्र पर आधारित उष्मागतिकी की आपको क्या देख लेना है फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल्स देख लेना है। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं, कैसे सॉल्व करना है वो आपको देख लेना है। बस इस चैप्टर में प्रथम नियम से संबंधित आंकी प्रश्न, बस आपका यहाँ पर ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। बेस्टी खत्म नहीं हुआ, ये तो केवल चैप्टर की हमने बात की है। तो अभी आपका अगला जो चैप्टर है वह साम्य अवस्था फ्रेंड्स, उसके सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि ईयरली परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम 32वें टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे हम 50वां भी देखकर वीडियो खत्म कर देंगे। बस आप क्या करो, धैर्य से इस वीडियो को देखते रहो और समझते रहो क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है पूरे साल में। अगर आप देर में देख रहे हो वीडियो तो आप इन टॉपिक्स को अपने नोट से हाईलाइट कर लो फटाक से, ओके। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार मेहनत करें, आपके लिए इतनी है तो आप छोटा सा लाइक करके दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, ओके। तो चलिए देखते हैं 32 टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है साम्यावस्था में। तो साम्यावस्था में जो सबसे पहले आपको पढ़ना है वह है साम्यावस्था स्थिरांक, जिसे के इक्विलिब्रियम बोलते हैं। आखिर ये क्या होता है, इसको समझना है अच्छी तरीके से, ओके। वैसे हमने साम्यावस्था पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको समझाया था कि साम्यावस्था होता क्या है आखिर, ओके। और साम्यावस्था कैसे हम निकालते हैं फ्रेंड्स, ये किसी भी रिएक्शन का, अगर कोई भी रिएक्शन है आपका, ये आपका रिएक्शन है, इसका साम्यावस्था स्थिरांक कैसे लिखते हैं हम, ओके। तो यहाँ पर एक होता है, ये जो आपकी जो लास्ट वाला जो प्रोडक्ट आपका बनता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, पश्च अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, पश्च अभिक्रिया के नाम से इसे हम जानते हैं फ्रेंड्स, ओके। और जो स्टार्टिंग में जो आपका होता है ना, इसे हम बोलते हैं अग्र अभिक्रिया। ये सब ने आपको बताया उस वीडियो में, आप देख सकते हो यूट्यूब पर सर्च कर। और इसका के इक्विलिब्रियम कैसे निकलते पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, उसमें लिखते हैं सी का कॉन्सेंट्रेशन या सी का कॉन्सेंट्रेशन एवं इसके मोलों की संख्या को घात में लिख देते हैं। उसके बाद डी का जो सांद्रता है वो लिखते हैं, उसकी मोलों की संख्या को ऊपर पावर में लिख देते हैं, ओके। फिर उसके बाद ये अभिकारक वाले जो अग्र अभिक्रिया जो है ना, इसी के लिए लिखते हैं हम इसके बटे में क्या, ए की सांद्रता बटे में मोलों की संख्या ऊपर बी की सांद्रता उसके पावर में मोलों की संख्या, ओके। इस तरह लिखते हैं के इक्विलिब्रियम, ओके। उसके बाद जो आपका 33 आपका जो 33वां जो टॉपिक है वह है सांद्रता। साम्यावस्था स्थिरांक को प्रभावित करने वाले जो कारक है वह कौन कौन से हैं, केवल 4 पॉइंट आप देख लोगे ना, आपका काम बन जाएगा फ्रेंड्स, ओके। वैसे हम आपको बता दें, आप इसको देखो या ना देखो, लेकिन ये तो जो 34वां है आपका वो है ले सेटली का सिद्धांत, ओके। ये आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर एक चैप्टर में से कई बार ये पूछा गया है, ली सेटली का सिद्धांत लिखिए, ओके। तो ये आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में ही इस चैप्टर से, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने स्टार लगा दिया है यहाँ पर। उसके बाद इस 35वां जो टॉपिक आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, वो है प्रबल एवं दुर्बल वैकुत अपघट्ट क्या होते हैं फ्रेंड्स, ओके। आपको पता होगा, इसके बारे में नहीं पता तो आप पढ़ लीजिएगा,
स्टार बनाया, यानी कि बहुत ही ज़रूरी है ये। उसके बाद आपका है पीएच की गणना, कैसे पीएच निकालते हैं। 1-2 नंबर समझ लीजिए आपका यहाँ से पक्का होने वाला है, क्योंकि पीएच आपको निकालना पड़ जाएगा। एग्जाम में दे देगा कि बताओ 10 की पावर माइनस के 4 मोलरता है HCl आपका एसिड की, तो इसकी पीएच निकालिए। तो आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपको इसमें होता है, आप पढ़ोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछ जाते हैं इसमें, ओके, थ्योरी नहीं है, न्यूमेरिकल है यहाँ पर, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो आपका 37वां है यहाँ पर लास्ट है इस चैप्टर का, वह विलेयता गुणनफल आखिर होता क्या है, कैसे हम गणना करते हैं, विलेयता गुणनफल कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल्स आप देख सकते हो यहाँ पर। वैसे आप थ्योरी भी है इसमें, विलेयता गुणनफल आखिर होता है कि आप पढ़ लेना, ओके। उसके बाद आपका यहाँ पर ये चैप्टर दोस्तों समाप्त होता है। आइए बढ़ते हैं यहाँ पर पार्ट 2 केमिस्ट्री में, जिसमें पार्ट 2 केमिस्ट्री में जो सबसे पहला हमारा चैप्टर था वह है अपचय योपचय अभिक्रिया, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पर, ये पार्ट 2 केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है यहाँ पर, ओके। 8 नंबर तक के यहाँ पर सवाल पूछे गए, एग्जाम में देखा गया परीक्षा में 8 नंबर तक के यहाँ पर इस चैप्टर से सवाल पूछा गया है। क्या क्या पूछा गया है, केवल आपको 3 टॉपिक बताएंगे, बस उन 3 टॉपिक को पढ़ लेंगे फ्रेंड्स। ये चैप्टर समझ लीजिए आपकी मुट्ठी में हो जाएगा फ्रेंड्स, केवल 3 टॉपिक से। कौन कौन से टॉपिक है, तो सबसे बड़ा जो टॉपिक है आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सारी चीज ऑक्सीकरण अपचयन की आधुनिक अवधारणा। आप देखो कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, आप केवल ऑक्सीकरण एवं अपचयन पे दोस्तों आपको क्या करना है, आधुनिक अवधारणा भी पढ़कर जाना है एग्जाम में, और उसको लिख देना है, नंबर पक्के हैं आपके, ओके। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है वह ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तीनों टॉपिक इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लिया तो समझ लीजिए ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ओके। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं आप देख सकते हो, हमने बना रखा है वीडियो इन दोनों टॉपिकों पर, आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर। उसके बाद जो 40वां है आपका टॉपिक वो रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित कैसे करा जाता है। तो इसके 2 मेथड है, 2 मेथड पढ़ाए जाते हैं, दोनों मेथड आप पढ़ लीजिएगा, आपको जो भी आसान लगे उस मेथड को सीख कर जाइएगा एग्जाम में। 100% यहाँ पर आपको पक्का कह सकते हैं, आपको गारंटी दे सकते हैं 100% आपका 1 या 2 समीकरण आता है यहाँ पर इस चैप्टर से, आपको उसको संतुलित करना होता है। तो दोनों में से कोई भी आप एक पढ़ के जाइएगा जरूर से, ओके। एक समीकरण आपके 100% ईयरली परीक्षा में आना ही आना है। तो चलिए ये चैप्टर तो आपको यहाँ खत्म हुआ। जो सेकंड चैप्टर है, तो गाइस चलिए, तो स्टूडेंट चलिए चलते हैं कार्बनिक यौगिक एवं रसायन व सिद्धांत इस चैप्टर की ओर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है कि आप ये मत सोचो कि क्लास 11th में ही ये पूछा जाता है, बल्कि अगर आपने इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़, क्लास 12th में भी पूरा काम आने वाला है। तो आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ना है। कौन कौन सी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है बिल्कुल अच्छी तरीके से। पहला है आपको आईपीसी नामकरण क्या करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है, ओके। इसी नामकरण को हमने दोस्तों एक वीडियो में बनाकर अच्छी तरीके से समझाकर सब कुछ पढ़ा दिया है आपसी नामकरण के बारे में, जिससे आप कैसा भी आपको दोस्तों कंपाउंड दे दे कार्बनिक यौगिक, आप उसका आपसी नामकरण आसान तरीके से कर लोगे। एक वीडियो में हमने सिखाया है, आप सीखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और फिर बता दें सबसे महत्वपूर्ण है ये दोस्तों टॉपिक, क्योंकि ये क्लास 11 क्लास 12 हर जगह काम आने वाला है आपको, ना सिर्फ क्लास 11 में, क्लास 12 में भी। तो चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है आपका प्रेरिक प्रभाव क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या होता है। ये सेकंड टॉपिक आपको इसमें से पढ़ना है दोस्तों, जरूर से जरूर क्लास, अगर आप एग्जाम से पहले। और उसके बाद जो आपका है यहाँ पर 43वां टॉपिक इस चैप्टर में वह है इलेक्ट्रॉन स्नेही एवं नाभिक स्नेही दोस्तों अभिक्रिया क्या होती है, इनके बारे में आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से दोस्तों, ओके। ये सब चीज़ें जो इसमें आप पढ़ेंगे ना, ये देखिएगा क्लास 11 के साथ साथ क्लास 12 में ये चीज़ें काम आ देंगी। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो क्लास 12 में आपको प्रॉब्लम होगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद जो हम टॉपिक देखेंगे आपको पढ़ना है यहाँ पर कार्बोनियन आयन एवं कार्बोनायन, ओके। यानी कि जो कार्बन पे धन आयन आ जाता है तो उसको हम कार्बोनियन बोलते हैं, ओके, जिसे कार्बोकैटायन भी बोलते हैं इंग्लिश में। और कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो उस पर हम कार्बो अनायन भी बोलते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो इन दोनों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसका क्या कार्य होता है, ये कैसे कैसे अभिक्रिया करता है, इसके बारे में अच्छी तरीके से इन दोनों के बारे में आपको देखना है इस चैप्टर में, ओके। उसके बाद दोस्तों इस चैप्टर में सबसे लास्ट टॉपिक हम आपको बताना चाहते हैं, जिसमें पिछले साल पूछा गया था यहाँ पर इस चैप्टर में से, वो आपको ध्यान रखना है कि कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण पढ़ लेना है फ्रेंड्स, ओके। 100% पढ़ना, ये नहीं कि हम छोड़ देंगे, नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले समझ लीजिए सबसे पहले आपको यही पढ़ना है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण कैसा है, अब चैप्टर में सबसे पहले यही दिया हुआ है, कैसे कैसे कार्बनिक हमारा यौगिक है वह कैसे कैसे दोस्तों बटा हुआ है, कौन कौन सा हिस्सा हमारा किस किस हिस्से में बटा हुआ है, एरोमेटिक एलिफेटिक यौगिक आपका दोस्तों। इस तरह कई सारे वर्गीकरण आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, उसके बाद ही चैप्टर को शुरुआत करना और ये सारे टॉपिक पढ़ना है, ओके। तो ये जो चैप्टर यहाँ पर इतना आप पढ़ लेंगे तो एग्जाम में एक भी सवाल फंसेगा तो आपसे छूटेगा नहीं।
तो नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर है आपका पार्ट 2 में, जो कि आपको पढ़ना है वो है हाइड्रोकार्बन्स। क्या पढ़ना है सर इसमें? ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है। जी हाँ, बहुत बड़ा चैप्टर है। हमें पता है आपको दिक्कत हुई, बहुत सारी चीज़ें इसमें थी हमारी, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स बता देते हैं। क्योंकि देखिए एग्जामिनर भी कितना पेपर बनाएगा भाई, इतना सारे टॉपिक्स हमने आपको बताया। उस टॉपिक में से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ही दोस्तों हमने आपको बता दी, जो कई बार लगातार पूछ रहा है। और इस चैप्टर में से बात करें तो केवल कुछ ही चीज़ें पूछता है। भले ही कितना बड़ा चैप्टर है, भले ही बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपको पढ़ना है ये चैप्टर। लेकिन एग्जाम से पहले आपको इन टॉपिक्स को देखना है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स आप पढ़ोगे तो इस बड़े चैप्टर में से आप इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। एग्जाम में यही टॉपिक्स हमेशा पूछे गए और यही पूछे भी जाएंगे 2024 या 25, कोई भी एग्जाम हो साल का। ओके, देख लीजिए वो टॉपिक क्या है। सबसे पहले आपको एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, इनका गुणधर्म पढ़ लेना है, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म। केवल 3-3 पॉइंट्स भी पढ़ लोगे, 3-3 पॉइंट्स, एक लाइन का 3-3 पॉइंट्स पढ़ लोगे। एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, इनके गुणधर्म पढ़ लोगे। क्या है, एल्केन में कार्बन sp3 संकरित होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें क्या है, पॉइंट्स है जो आपको पढ़ लेना है भाई रासायनिक एवं गुणधर्म के बारे में। जैसे हमारा एल्केन हो गया, CH4 हो गया फ्रेंड्स, वो हमारा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, CO2 गैस देता है एवं जल बनाता है। ये सभी चीज़ें क्या है, इसके रासायनिक गुणधर्म है, रसायन अभिक्रिया कैसे कैसे करना है, वही तो रासायनिक गुणधर्म हुआ। ये बातें हो गई, तो ये आप देख लेना है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में, ये दो तीनों के लिए। उसके बाद आप क्या देखोगे, प्रयोगशाला में एल्केन व एल्कीन बनाने की केवल एक एक विधि देख लेना, क्योंकि पिछले साल दोस्तों एल्केन बनाने की विधि आया था परीक्षाओं में कई स्कूलों में। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पर प्रयोगशाला में कैसे हम एल्केन एवं एल्कीन बनाते हैं, एक विधि आपको देख लेना है फ्रेंड्स आपके बुक से। ओके, एनसीईआरटी या कोई भी बुक से आप पढ़ते हो वहाँ से। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देख लोगे एरोमेटिकता क्या होती है, बेंजीन के बारे में एक तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। एरोमेटिकता की बात हम कहाँ करते हैं, एरोमेटिसिटी, वो हम बेंजीन में बात करते हैं। अर्थात एक तरह से यहाँ पर लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ लेना है, बेंजीन के बारे में पढ़ लेना अच्छी तरीके से, उसमें एरोमेटिसिटी को समझ लेना है कि क्या होता है एरोमेटिसिटी। ओके, तो फिर यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। उसके पहले हम आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। यहाँ तक आए हो तो आपको समझ में आया होगा कि सर इतने सारे टॉपिक से कैसे पढ़ना है। तो क्या दिक्कत है, आपके पास 2 महीने हो गए, आपके पास अभी एग्जाम के 1.5 महीने होंगे, इतना तो समय होगा, 40-50 दिन का तो समय होगा, चाहे आप कितने ही लेट में ये वीडियो देख रहे हो। तो आपको सिंपल क्या करना है, अगर आप जल्द से जल्द इस वीडियो को देख लिया है तो सबसे पहले तो आपको अभी से ही, आज से ही, कल से नहीं, आज से ही आपको क्या करना है, टारगेट को सेट कर लेना है कि रोज आप एक टॉपिक को कंप्लीट करोगे, रोज एक टॉपिक को पढ़ोगे। जैसे एक दिन आपने बेंजीन के बारे में पढ़ लिया, अगले दिन प्रयोगशाला में एल्केन एल्कीन कैसे बनाती है ये विधि को देख लिया। ओके, ये एक एक दिन करके पढ़ते जाओगे। अगर आप पढ़ोगे तो एग्जाम के एक दिन पहले बस आपको क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा, फिर नंबर पक्के 100 आउट ऑफ 100। ओके, तो यहाँ पर इस तरह आप पढ़ाई करो, फिर नंबर तो आपको आना ही है, इसकी मेरी गारंटी है फ्रेंड्स। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। यहाँ तक पहुँचे हो तो एक प्यारा सा लाइक ठोक के जाना और कमेंट में बताना कि यार ये वीडियो आपको कैसी लगी, हेल्पफुल रही कि नहीं आपके लिए ये वीडियो फ्रेंड्स। ओके, और तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रख के, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी बहुत सारी हमारी महत्वपूर्ण वीडियोस आपके पास क्या करें, सबसे पहले पहुंचे। तो सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन एवं शेयर अपने दोस्तों को जरूर करिएगा। ओके, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स अब मिलेंगे इस नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप सीखना चाहते हो आप इसी नामकरण, तो यहाँ पर इस वीडियो को देखकर आप आसान तरीके से एक वीडियो में सीख सकते हो आप इसी नामकरण। ओके, तो सीखते रहिए एवं आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय।